नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब आप अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड खाते से ज्यादा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे ईपीएफओ का वो नया नियम जिसके तहत आप अपनी पेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, या और भी कई तरीके हैं जिसके जरिए आप ज्यादा पेंशन पा सकते हैं। उन तमाम विकल्पों की भी हम चर्चा करेंगे और समझाएंगे ज्यादा पेंशन का पूरा गणित भी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या। मृण अग्रवाल फाउंडर फिनसेव हमारे साथ हैं और साथ ही अमित कुकरेजा हमारे साथ हैं जो कि फाउंडर है amitkukereja.com से। अमित और मृण दोनों का बहुत स्वागत है आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले क्योंकि ये पूरी चर्चा चल रही है पेंशन की, और पेंशन मतलब सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट के बाद आपकी सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है जब आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है, और उसके बहुत सारे कई सारे तरीके हैं। सबसे जो ज्यादा पॉपुलर जो नौकरी पेशा के लिए तरीका होता है वो होता है उसका अपना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसमें उसको मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। अब शायद बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम और हमारा काम भी, हमारी कोशिश भी रहती है कि बहुत सिंप्लीफाई करना तमाम इन टॉपिक्स को अपने दर्शकों के लिए, कि जो आपका जो ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, वो कैसे आपको पेंशन भी देता है। इसलिए सबसे पहले मृण, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ईपीएफ के बारे में। तो ज्यादातर लोगों को मालूम है कि आपके हर महीना 12% आपके खुद के सैलरी से और 12% जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिसने आपको नौकरी दी है वो 12% अपने से योगदान करके आपके पेंशन खाते में डालते हैं। ईपीएस मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम, माफ कीजिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये क्या है? ये जरा समझाइए आसान भाषा में। नमस्कार स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो दो हिस्सों में जाता है। एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एक है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो ये जो 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें से 8.33% जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में और 3.67 जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। अच्छा, इसमें एक कैप है, वो ये है कि जो एम्प्लॉयर का जो 8.33% जा रहा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, उसमें एक वेज सीलिंग है, स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग है 15,000 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 into 8.33%, which is rupees 1250, is what goes to your employee pension scheme account every month. ओके, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, आपका अपना एज एन एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कुल मिलाकर 24% का योगदान ईपीएफ खाते में जाता है, उसमें जो आपके ऑफिस है, हम ऑफिस कहें, ऑर्गेनाइजेशन कहें, आपका जो एम्प्लॉयर है, उनका जो 12% का योगदान है, उसका 8.33% जो होता है वो आपके पेंशन स्कीम में जाता है। ओके, और जो 3.67% होता है वो आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जाता है। अब ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है अमित, हम जो ये एक क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ईपीएफ को और जो इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसमें भी और कुछ नियम हैं जो कि एक ईपीएस, ये जो हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, पेंशन लेने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है। मैं फिलहाल अभी जो मौजूदा हमारे नियम है उसकी बात कर रही हूँ। इसमें यह कहा जाता है कि आपकी नौकरी के 10 साल पूरे होने चाहिए तभी आप पेंशन के हकदार होते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम और इलेबोरेट आपके जरिए करें कि क्या नियम होते हैं जब आप पेंशन के हकदार बनते हैं थ्रू योर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। देखिए स्वाति, ये जो फिक्स्ड इनकम बेनिफिट्स होते हैं, इनकी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अबाउट इयर्स ऑफ सर्विस। सो वो 10 साल है या 15 साल है या 20 साल है, 10 साल के बाद आप पेंशन थ्रू ईपीएस निकाल सकते हैं
पर उसमें एक एज का भी क्राइटेरिया है। आपका जितना मेरे को ईपीएस की जानकारी है, आपकी एज 50 या 55 होनी चाहिए, तभी आप उस ईपीएस वाले एक्यूमुलेशन से पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं जो लेबर लॉ से ड्रिवन होते हैं। जितना हम फाइनेंशियल प्लानिंग के व्यू पॉइंट से इसको देखेंगे, तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के वो एस्पेक्ट्स अप्रिशिएट करते हैं जिसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी हमको मिले एज एन एम्प्लॉई जब मैं रिटायर करूं, या हमको टैक्स एफिशिएंसी मिले जब मैं रिटायर करूं। तो हमको सिर्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए अगर हम पेंशन को फिक्स करेंगे तो हो सकता है वो इन्फ्लेशन को बीट ना करे। तो अगर हम प्लानिंग के एंगल से सोचें और इन रूल्स को साइड में रख दें, तो हमको फाइनेंशियल प्लानिंग के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने पेंशन का प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, या वो ईपीएस हो या वो एनपीएस हो। तो मैं आगे थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा अगर आपका क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे क्या फायदे हैं, ईपीएस या एनपीएस, या फिर इन कंप्लायंस को अगर हम फॉलो करें तो अपनी उस पेंशन को एश्योर करें या गारंटी करें जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती। बिल्कुल। अब मृन, यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि जब हम पेंशन की बात करें कि रिटायरमेंट पे आपको कितना पैसा मिलेगा, उसमें हम ईपीएफ के नए नियम की अब चलिए बात कर लेते हैं। जो आपने बताया हमें, जो मौजूदा नियम है उसमें ये है कि चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, 15,000 का कैप किया हुआ है। मतलब 15,000 के आय पर ही कैलकुलेशन होती है पेंशन की। मतलब जो 8.33% है, 15,000 का 8.33%, मतलब 1,250 रुपए हर महीना आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। अब ये जो नया नियम है जिसकी चर्चा आजकल हर ओर है, जिसमें कहा जा रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, वर्डिक्ट दिया, उसका फैसला है, उसके तहत क्या बदलाव है ये समझना चाहते हैं। मोटा मोटी ये लोग कह रहे हैं कि अब आप ज्यादा पेंशन ले सकते हैं अपने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से। जरा इसका थोड़ा मैथमेटिक्स, गणित हमें समझाइए, कैसे ये 1250 की जो राशि है वो बढ़ सकती है, ज्यादा पेंशन कोई नौकरी पेशा ले सकता है। तो सबसे पहले तो एक सेट ऑफ एलिजिबल सब्सक्राइबर्स हैं जो ये कर सकते हैं, जो ईपीएस के मेंबर्स थे ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2014 एंड जो हायर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ इसकी गणित ये है कि लेट अस से कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो महीने की 40,000 है। तो अभी क्या हो रहा था कि 1250 ईपीएस में जा रहे थे और ₹3,550 ईपीएफ में। तो अगर आप देखिए 40,000 पर 12% इज द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच वर्क्स आउट टू 4,800। 4,800 में जो ईपीएस का जो कैप था वो 1250 था, तो इसीलिए ईपीएस में 1250 जा रहा था और ईपीएस में 1250 जा रहा था और ईपीएफ में ₹3,550 जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो ईपीएस का जो अमाउंट है, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 15,000। सो अगर अब आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है, तो जो 8.33% ऑफ 40,000 विल गो टू ईपीएस। सो ये ₹1250 से बढ़ के ₹3,332 हो जाएगी। बट इसका मतलब ये है कि जो ईपीएफ में जो अमाउंट जा रहा है वो घट जाएगा। तो ईपीएफ में पहले ₹3,550 जा रहा था, अभी ₹1,468 ही जाएगा। तो एसेंशियली बदलाव ये है कि टोटल जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो अमाउंट सेम रहेगा, जो आपका स्प्लिट रहेगा ईपीएस और ईपीएफ के बीच में वो डिफरेंशिएट वो अलग हो जाएगा। और इसमें यही है कि वाइल आपकी पेंशन जो आएगी वो बढ़ जाएगी, बट जो आपको लंप सम मिलेगा ईपीएफ का रिटायरमेंट पर वो घट जाएगा।
ओके, ये इसमें जो चेंजिंग फैक्टर है मृन, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं आपके जरिए अगर, तो यही है कि जो 15,000 का जो एक कैपिंग रखी गई थी कि 15,000 की आय पर ही गणना होगी, उसको हटाकर आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी है उस पर अब जो पेंशन स्कीम है जो 8.33% है उसकी गणना होगी। एम आई राइट? बिल्कुल। हाँ, तो उसमें एक बार हम फिर से कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि जो पेंशन है वो आपको कैसे मिलेगी। ये हम आपको बता दें एक अनुमान है, क्योंकि इसकी जो एक बिल्कुल एक्यूरेट और फुल फ्लेजेड जो कैलकुलेशन है वो खुद ईपीएफओ की तरफ से भी इस पर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। लेकिन जो बेसिक जो पेंशन की जो गणना होती है उसके आधार पर हमने एक कैलकुलेशन निकाली है। मानिए 40,000 आपकी आय है, बेसिक आय, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है ईपीएस की वो आपकी बेसिक आय प्लस डीए होती है। हमने बेसिक आय यहाँ पर ले लिया है 40,000 का मंथली। अब जो मौजूदा नियम थे वो ये कहते थे कि आपके 15,000 की अगर चाहे आपकी 40,000 की ही आय क्यों ना हो, 15,000 पे गणना होगी आपके पेंशन की। तो उसके हिसाब से 8.33% के हिसाब से, जैसा मृण ने बताया, 1,250 रुपए हर महीना आपका ईपीएस में जमा हो जाएगा। लेकिन जो नया नियम जिसको जिसकी जो अवधि है वो बढ़ाकर 1 मई 2023 कर दी गई है, तब तक लोगों को समय दिया गया है इसके लिए ऑप्ट करने के लिए। उसमें 40,000 पर भी आप अपनी पेंशन तय कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ 40,000 का 8.33% जो होगा वो हो जाएगा 3,332 रुपए आपके पेंशन स्कीम में जमा हो जाएंगे, और जो पीएफ खाते में 1,468 रुपए जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका पीएफ अमाउंट है वो यहाँ पर घटा है, लेकिन पेंशन जो आपको मिलेगी वो बढ़ेगी। इसका कुल मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा आय उतनी ज्यादा पेंशन, ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। वहीं इसके अगली कैलकुलेशन पर भी जब मैं अमित से बात करूंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि मानिए आपकी 35 साल की अगर नौकरी की अवधि रही है तो 35 साल के बाद आप मौजूदा नियम और नए नियम के हिसाब से कितना पेंशन अपने हाथ में ले पाएंगे। मानिए आपके 35 साल की, ये कैलकुलेशन होता है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली 15,000 आपकी बेसिक हो गई, 35 मृन, इनफैक्ट मैं अमित के पास पहले जाऊं, उसमें मैं थोड़ा कैलकुलेशन आपसे समझ लूं। ये जो कैलकुलेशन होती है 15,000 बेसिक इंटू 35 आपके ईयर्स ऑफ वर्क है जो हमने समझा है यहाँ पर, ये डिवाइडेड बाय 70 किसको लेते हैं हम, जिसमें हम 7,500 रुपए प्रति महीना हम पेंशन बता रहे हैं, और नए नियम के हिसाब से अगर पूरे 40,000 पर ही पेंशन बनेगी तो कैसे वो ज्यादा बनेगी। थोड़ा कैलकुलेशन अगर समझा दें हमारे दर्शकों के लिए, अगर किसी का 35 साल का कार्यकाल है और 40,000 की बेसिक है पे। हाँ, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। ये अभी जो है पेंशन का फॉर्मूला अभी ये है, और पेंशनेबल सैलरी का भी एवरेज लास्ट 60 मंथ्स की जो सैलरी है वो है। तो मान लीजिए कि जो पेंशनेबल सैलरी है वो 40,000 है, और जो सब्सक्राइबर है उसने 35 साल की उनकी सर्विस है। सो देन इट इज अभी जो करंट सिचुएशन है, अगर आप 15,000 के ऊपर कर रहे हैं देन इट इज 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70। तो अभी जो पेंशन आ रही है वो है 7,500 महीने की। अब अगर आप हायर पेंशन ऑप्ट करते हैं, अगर आपको 40,000 के ऊपर मिल रही है तो इसमें आएगा आपको 40,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70 विच इज 20,000। बट इसमें मैं ये बता दूं कि ये अभी के फॉर्मूले पर है। हाउएवर ईपीएफओ जो नया फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ पेंशन का, उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, एंड वी डू नॉट नो कि अभी फॉर्मूला क्या होने वाला है। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द करंट फॉर्मूला, but certainly I think the formula is going to change. Okay. अमित, अब ये आपसे समझना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। अगर हम इस करंट कैलकुलेशन करंट गणना के हिसाब से ही समझे तो जो 15,000 की बेसिक आय पर 7,500 रुपए प्रति महीना किसी की पेंशन बन रही है, अगर उसकी 35 साल की सर्विस रही है, और हायर पेंशन में अगर आप जाते हैं नए नियम के हिसाब से, यही आपकी जो पेंशन है 20,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगी।
आपको क्या लगता है ऐसे चेंज इन नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी होगी, जब ऑलरेडी हमारे पास पेंशन लेने के और भी कई तरीके हैं? ईपीएफओ को ऐसे बदलाव की जरूरत के पीछे आपकी नजर में क्या जरूरत है, और क्या ये वाकई वाइबल है, एडवाइजेबल है किसी एक सब्सक्राइबर को कि वो हायर पेंशन की तरफ जाए? आपका व्यू इस पर क्या होगा? देखिए स्वाति, पहले मैं एक बहुत सिंपल लिटमस टेस्ट प्रेजेंट करना चाहता हूं। जब आप, और फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टैंजेंट पे जा रहा हूं, बट आई विल क्विकली कवर योर क्वेश्चन ऑल्सो। जब आप प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेशन लेते हैं, वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। आपको पता है प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इंटरेस्ट अर्न्ड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब अगर मैं सर्विस पूरी करके अपना ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा टैक्स एग्जेम्प्ट वे में ले सकता हूं, तो मैं क्यों अपने ईपीएफ वाले कंट्रीब्यूशन को पेंशनेबल बकेट में ले जाके इनटू ईपीएस बाद में टैक्सेबल पेंशन लूं? मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी टैक्स एफिशिएंट नहीं है। मेरे लिए तो अगर मेरे को पूरा पैसा लिक्विड हो जाए और इकट्ठा मिल जाए, तो मैं उसको अपने तरीके से फिक्स डिपॉजिट में या किसी और इन्वेस्टमेंट्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में, या दूसरे जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स हैं गारंटीड इंटरेस्ट वाले, आरबीआई बॉन्ड्स हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इनमें लगा के मैं बेहतर इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूं। तो मैं एज अ प्लानर, जितनी मैंने अभी तक इसको असेस किया है, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं ईपीएस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी पेंशन है, हालांकि वो बढ़ी हुई है, लेकिन वो टैक्सेबल है। मेरे हाथ में वो टैक्सेबल पेंशन है और वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम वाला प्रोडक्ट है। अब मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूं कि क्या रीजन हो सकता है कि सरकार ने ये चेंज किए। देखिए, सरकार इज इंक्लूसिव। सरकार के सारे इनिशिएटिव्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट करने के हित में होते हैं। उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मासेस को जितना बढ़ावा, फायदा, बेहतर लाइफस्टाइल दी जा सकती है, हमको वो सपोर्ट करना है। तो ये उन लोगों के लिए प्रोविजन मेरे ख्याल से अप्लाई किया गया है जो ये फाइनेंशियल गणित से डरते हैं, जो इस फाइनेंशियल गणित को समझ नहीं पाते। जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनको रेगुलर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन इन हैंड चाहिए, उनको ये इन्फ्लेशन, टैक्स एफिशिएंसी नहीं समझ में आता, शायद वो इनकम टैक्स ब्रैकेट के हायर ब्रैकेट में आते नहीं है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने उन लोगों को माइंड में रखते हुए ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं कि वो और ज्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीके से अपने जमा किए हुए पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने टैक्स का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ी बहुत, इनफैक्ट काफी सारी क्लैरिटी आनी बाकी है। लेकिन मृण, जिससे पहले मैं ब्रेक लूं, छोटा सा सवाल आपसे कि मानिए अगर कोई हायर पेंशन को ऑप्ट करता है अब, क्योंकि 3 मई 2023 तक इसका जो टाइमलाइन है वो बढ़ा दिया गया है, तो क्या जो पुराना ईपीएस कंट्रीब्यूशन था उसमें भी हायर अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो मतलब जो आपके एम्प्लॉयर होंगे उनको भी उसी रेट पर वो जो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिव वे में। यस, एंड इसके बारे में भी अभी जानकारी आई नहीं है। मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग जो ईपीएफ कॉर्पस है उसी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये रेट्रोस्पेक्टिवली ही होने वाला है, बट द पॉइंट इज कि हाउ इज द व्हाट इज द मेथड ऑफ डिपॉजिट, राइट? इसके बारे में, दो चीजों के बारे में जानकारी अभी नहीं है कि वन, पेंशन कैसे कंप्यूट होगी, और दूसरा जो रेट्रोस्पेक्टिव अमाउंट जो ट्रांसफर होना है वो कहाँ से आएगा। डज द सब्सक्राइबर पे, अगर वो ईपीएफ से लेंगे तो वो ईपीएफ का जो इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल अभी हैं। तो पेंशन पाने के क्या है और तरीके, अमित कुकरेजा और मृण अग्रवाल हमारे साथ हैं। अमित, आपकी नजर में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेंशन आपको देते हैं, मैं दो का जिक्र कर लेती हूँ, आप अपनी चॉइस बताइएगा। कई एन्युटी प्लान्स भी हैं और एनपीएस, ऑफ कोर्स, जो काफी पॉपुलर एक पेंशन प्लान है। आपकी नजर में आज की तारीख में पेंशन पाने का बेहतर विकल्प कौन सा?
एनपीएस एनी डे स्वाति, एनपीएस इफ आई कैन इलैबोरेट, हमको टैक्स का एंगल देखना है, हमको कंट्रीब्यूशन में क्या टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वो देखना है, हमको विड्रॉल के टाइम पे क्या टैक्सेबल इनकम इन हैंड मिल रही है वो देखना है, और उसमें एक्यूमुलेशन किस तरीके से हो रही है, कितना मार्केट बेस्ड है, कितना फिक्स्ड इनकम है वो देखना है। तो ये जो वेराइटी है और ये जो मल्टी प्रोंग्ड बेनिफिट्स हैं, ये सिर्फ एनपीएस में। ओके, कई लोग जानना चाहते हैं मृण कि पेंशन प्लान के लिए एनपीएस सही है या फिर एन्युटी प्लान सही रहता है। अगर इन दोनों को इनके कंपैरिजन को समझें तो आपकी नजर में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? मैं भी एनपीएस को ही रिकमेंड करूंगी, वो इसीलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही लो कॉस्ट है। अच्छा, दूसरा क्या है, जो पेंशन प्लान्स हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसमें दो फेजेस होते हैं, वन इज द एक्यूमुलेशन फेज एंड द अदर इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इन द एक्यूमुलेशन फेज जो आप अमाउंट अक्यूमुलेट करते हैं एक पेंशन प्लान में, वो कम होता है। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, तो इसका आपकी पेंशन के ऊपर ही फर्क पड़ जाएगा। तो एक तो कॉस्ट की वजह से आई फील द एनपीएस इज बेटर। सेकेंडली द ट्रांसपेरेंसी एज वेल। कितने लोग समझते हैं, जो ये इंश्योरेंस कंपनी से जो ये स्टेटमेंट्स आते हैं, कितने लोग समझ पाते हैं कि वो क्या हो रहा है उसके अंदर में, राइट? आपने कभी भी चेक किया है कि इंश्योरेंस के जो पेंशन प्लान है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपेंस रेशियो वगैरह है? I just feel that NPS is just so much more simple, transparent, low cost. इसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एंड उसमें आपको 60% ऑफ कोर्स टैक्स फ्री मिलेगा, मेच्योरिटी पर 40% से आपको पेंशन मिल जाएगी। तो इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। एक छोटा सा, क्योंकि आप दोनों ने एनपीएस चूज किया, बट येट क्योंकि कई लोग एन्युटी प्लान्स भी लेते हैं, अमित आपकी नजर में एन्युटी प्लान्स बेनिफिशियल है आजकल के टाइम में? देखिए, एन्युटी प्लान्स एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको एन्युटाइज करके पेमेंट देते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप आज एन्युटी प्लान शुरू करते हैं, ये डिफर्ड एन्युटी भी हो सकता है। तो लेट्स से कि हम इमीडिएट एन्युटी की बात कर रहे हैं, अगर आपने आज पैसे दिए तो वो अगले कुछ सालों तक आपको एक सेट फ्रीक्वेंसी पे आपको टैक्सेबल इनकम देंगे। एनपीएस में क्या होता है, आप मान लीजिए कि हम विड्रॉल स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज तो एनपीएस का बहुत अच्छा है, आपके पास एक्सपोजर रिकैलिबर करने की अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की, ऊपर नीचे करने की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आज अगर कोई एनपीएस विड्रॉ करना चाहता है और ये डिसाइड करना चाहता है कि एन्युटी प्लान बेटर है कि एनपीएस, आपके पास एनपीएस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्वाति। 60% तक एनपीएस का एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज टैक्स एग्जेम्प्ट एज अ लंप सम विड्रॉल। तो आप 60% एनपीएस का एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल सकते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट है, और बाकी 40% को एन्युटाइज कर सकते हैं जो आपको एक मंथली या एक क्वार्टरली एनुअल पेंशन देगा। तो मेरे लिए एनपीएस विड्रॉल के टाइम पे भी बेटर है, क्योंकि फिक्स्ड एन्युटी प्लान में मैं लमसम टैक्सेबल अमाउंट, लमसम टैक्स एग्जेम्प्ट अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। और पेंशन एक टैक्सेबल चीज होती है जो हमेशा जब भी इन हैंड आती है टैक्स कटने के बाद आती है, या आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इवन इन कंपैरिजन टू एन्युटी, आई वुड से एनपीएस। ओके, तो पेंशन पाने के कई तरीके हैं जिसका आज हमने जिक्र किया। ज्यादा पेंशन भी आप कैसे पा सकते हैं, इस पर और भी कई शोज हम करेंगे जिसमें क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे कि जो ईपीएफओ के तहत ज्यादा पेंशन पाने का आपके पास मौका है, उससे आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए मृण और अमित, आप दोनों का धन्यवाद हम करेंगे। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।